यस। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में इंडस्ट्री एनालिसिस में मीनिंग, नीड फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल और कुछ इंडस्ट्री ड्राइवर्स जो हमारी इंफॉर्मेशन के लिए यूजफुल होते हैं, ये हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, इट इज़ रिलेटेड टू द थियरीज फॉर एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री परफॉर्मेंस। इस सभी में जो कोई भी हमारी चार थियरीज हमें सीखनी है इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए। इट इज माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस, वेस्टल एनालिसिस, बेग एनालिसिस एंड एससीपी एनालिसिस, जिनमें से 5 फोर्सेस मॉडल थियरी जो पोर्टर थियरी थी, इसके रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे, जो कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, bargaining power of buyer, bargaining power of supplier, rivalry among the existing players and threat from the substitutes। ये पॉइंट्स हम लोगों ने सिर्फ ऊपर कुछ लेवल में पढ़े थे। पोर्टर क्या कहते हैं कि नॉर्मली जो हमारी फर्म होती है, वो फर्म एक इंडस्ट्री का पार्ट होती है। जो वर्किंग होता है फर्म का, वो इंडस्ट्री की वर्किंग की वजह से या फिर इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के हिसाब से वहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड होता है। Porter advocates that a structural analysis of industry may be made so that a firm would be in a better position to frame his strategy if it undertakes industry analysis. Michael Porter proposed a model consisting of 5 competitive forces that determine करूंगा काय करायचं। Michael Porter proposed a model consisting of 5 competitive forces that determine the industry's intensity of the industry competition and profitability। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, थ्रेट फॉर न्यू एंट्रेंट्स। जो न्यू एंट्री हम लोग मार्केट में देखते हैं, जो न्यू एंट्रीज हम लोग मार्केट के लिए कंसीडर करेंगे, उन सभी न्यू कंपनीज के लिए क्या क्या थ्रेट्स पॉसिबल हो सकते हैं, ये हम लोगों को एनालाइज करना है। द एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री डिसाइड्स द नंबर ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, से फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम सेक्टर में, अगर न्यू इंडस्ट्री के लिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है उसमें अगर न्यू कंपनी को एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के लिए किस तरह से अलग अलग बैरियर्स या किस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं, ये फाइंड आउट करना, मतलब थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्रेंस और न्यू एंट्रेंस, राइट। The government rules and regulation for starting a company is a major factor for new entrants. The entry barriers may be due to several factors such as capital requirements, product image development, access to distribution network और economies of large scale। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में सोचें या चिप्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो इन इंडस्ट्रीज के बारे में सोचें, तो सबसे पहले हमारे सामने जो नाम आते हैं किसी कंपनीज के, तो वो है लेज, बालाजी, डोरिटोस। इस तरह की कुछ कंपनीज हैं कि जो चिप्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उसे सेल करते हैं।
अगर कोई नई कंपनी उस सेक्टर में या उस इंडस्ट्री में नए से बिजनेस शुरू करना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले इन सभी एग्जिस्टिंग कंपनीज को compete करने के लिए लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट लगेगी। साथ ही साथ में जो प्रोडक्ट इमेज होगी, मतलब पहले से जो एक बेंचमार्क बाकी सारी कंपनियों की वजह से सेट होके रखा है, उसके कंपटीशन में जो न्यू कंपनी होगी उनके प्रोडक्ट की इमेज डेवलपमेंट करना ये नया टास्क होगा। इसके अलावा जितना वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एग्जिस्टिंग कंपनीज का इंडस्ट्री में होगा, उसी के लेवल में या उसके थोड़े ज़्यादा या कम हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सेस करना, उससे सेटअप करना, ये टास्क होगा। और इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल, तो जो हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन होगी उस प्रोडक्शन में हम लोग हमारी प्रोडक्शन की जो रिसोर्सेस है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, ताकि हमारी जो लॉसेस हैं वो लॉसेस कम रहें। इसके अलावा जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इन नई कंपनी को शुरू करने के लिए, वो भी हमें फॉलो करने होंगे। तो ये सारी जो हमारी न्यू कंपनीज होंगी उन न्यू कंपनीज के लिए इस तरह की एंट्री बैरियर्स होती है। सेकेंड थिंग इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। अब जैसे कि हम लोग माइकल पोर्टर की जो 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस देख रहे हैं, ये सभी किस लिए हैं? तो हम लोग जो इक्विटी रिसर्च करने वाले हैं, उस इक्विटी रिसर्च के लिए अगर किसी पर्टिकुलर न्यू कंपनी की स्टॉक्स या शेयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में हम सोच रहे हैं, तो ये बाकी सारे पॉइंट्स भी उनमें कवर करने चाहिए एनालिसिस के वक्त। द सेकेंड पॉइंट इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। Buyers are a competitive force. They can bargain for price cut, superior and better services, and induce a rivalry among the competitors. If they are powerful, they can depress the profitability of the suppliers. अब ऑब्वियसली किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडिविजुअल कंपनी की जो ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ के लिए जो डिपेंडेंट या अफेक्टिंग फैक्टर है वो मेजरली रेवेन्यू होता है, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करके मिलता है। अगर रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो देयर में भी चांसेस कि हमारी कंपनी की शेयर्स की ग्रोथ अच्छी खासी दिख सकती है, राइट। सो उस हिसाब से अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और उस प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करते हैं, या फिर कोई कंपनी प्रोडक्ट डेवलप करती है, सर्विसेज डेवलप करती है और उसे मार्केट में अवेलेबल करती है, लेकिन वेदर द बायर्स आर रेडी टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट, ये हमें एनालिसिस करना होता है इंडस्ट्री एनालिसिस में। कैसे? से फॉर एग्जांपल ओला कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की है। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने से पहले कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑलरेडी इंडस्ट्री में अवेलेबल है जो इस तरह के सभी बाइक्स सेल करते हैं। तो बायर्स जो है वो बायर्स ओला कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए परचेसिंग इंटेंशन या परचेसिंग पावर वहाँ पे दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, या दिख सकती है या नहीं दिख सकती है। बायर्स का एनालिसिस क्या होगा, या फिर हमारी बायर्स का परसेप्शन क्या होगा उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए एंड सर्विसेज के लिए। और साथ ही साथ बायर्स परचेसिंग करेंगे तो उस पर्टिकुलर रेंज के लिए जो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस होंगी प्रोडक्ट्स की और जो एक्चुअल वैल्यू होगी प्रोडक्ट की, इन दोनों का कंपैरिजन भी हमें करना होता है। ये कब? जब हम लोग न्यू कंपनी की इन्वेस्टमेंट की या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की जब होती है कंपनी की, तब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं उस वक्त। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इज हाई व्हेन, बार्गेनिंग पावर्स कब होगी? इट्स परचेसिंग पावर इज रिलेटिवली लार्ज टू द सेलर। जो हमारी परचेसिंग पावर होगी बायर्स की तब इस तरह की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो सकती है। इट्स स्विचिंग कॉस्ट आर लो। अगर सपोज फॉर एग्जांपल कि ओला कंपनी के लिए अब स्टैंडर्ड रेट्स उन्होंने डिसाइड करके रखे हैं। अब स्टैंडर्ड रेट्स डिसाइड करने के बाद इवन दो मार्केट में अच्छी खासी दूसरी बाइक्स अवेलेबल होने के बाद भी कोई बायर ओला कंपनी की ई बाइक्स को परचेस करने के लिए तभी जाएगा जब उसे यूटिलिटी मिलेगी।
लेकिन अगर सिमिलर यूटिलिटी उसे कम प्राइस में या कम कॉस्ट में मिल रही है तो उस तरह की बार्गेनिंग पावर वहाँ पे बढ़ सकती है, राइट। इससे होगा क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि लार्ज कंपनी की जो बायर्स होते हैं, लार्ज इंडस्ट्री के जो बायर्स होते हैं, तो वो डायरेक्टली बार्गेन नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली दे विल ignore that particular company or ignore that particular product which cost is higher and go for a smaller cost or go for a lesser cost. So ultimately कंपनीज को क्या करना होता है, उन्हीं के कंपनी के शेयर के प्राइसेस कम करके आने पड़ते हैं, राइट। इट पोजेस स्ट्रॉन्ग थ्रेट टू द बैकवर्ड इंटीग्रेशन. This is when the bargaining power of the buyers is high. Next, the bargaining power of suppliers. अब supplier can exert forces competitive forces in the industry, as they can rise prices, lower the quality, and crucial the range of free services they provide. Powerful suppliers can affect the profitability of the buyer industry. अब नॉर्मली सप्लाइंग कंपनीज जो होती है, उन सप्लाइंग कंपनीज के पास अगर अवेलेबल सप्लाई हो, उन्होंने स्टॉक करके रखा हो और सप्लाई टाइम टू टाइम नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट की वजह से प्राइसेस बढ़ेगी, और अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो अल्टीमेटली कंपनी की बाइंग पावर्स या बाइंग सिचुएशन या रेवेन्यूज पे उसका असर पड़ेगा. ऐसे सप्लायर्स जो होते हैं, ऐसे सप्लायर्स डिफरेंट उनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्शन सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए पर्टिकुलर बाइंग इंडस्ट्री के लिए जो वैल्यूज होंगी, उन वैल्यूज में बार्गेनिंग कब रख सकते हैं. से फॉर एग्जांपल जियो कंपनी जो है, जियो टेलीकॉम सेक्टर की इंडस्ट्री में जो कंपनी है, उन्होंने शुरुआत में कुछ दिनों में फ्री सिम कार्ड्स बेचे, साथ ही साथ में फ्री इंटरनेट कनेक्शन दिया, साथ ही साथ में फ्री कॉलिंग भी दी. कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक इस तरह की फ्री सर्विस प्रोवाइड उन्होंने की थी. अब सप्लायर जो है, उन सप्लायर्स को पता है कि बायर को एक तरह की आदत लग गई है, कंज्यूमर्स को आदत है कि उन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंटरनेट स्पीड्स अच्छी खासे कम रेट में या मुफ्त में मिल रहा है. जब उसकी आदत लगने के बाद अचानक से जो रेट थे, जो रिचार्जेस के रेट थे, वो बढ़ गए, और बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली जो सप्लायर्स हैं उनकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, और जो बाइंग कंपनीज थी, मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर्स तो इंडस्ट्री थी, उनके लिए एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट का बर्डन हर मंथ या फिर हर 3 महीने के हिसाब से उन पे लग गया, राइट. सो सप्लायर्स हैव स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर when a few suppliers dominate the industry and there are many buyers. There are no substitutes for the product supplied. The switching cost of buyers is high, and if suppliers supposed to trade to the forward integration, तो मतलब अगर हम लोग स्विच भी करें, से फॉर एग्जांपल जियो के लिए देखें, जियो मोबाइल सर्विस नेटवर्क ऑपरेटर जो है, उनके लिए अगर हम लोग जियो कंपनी के बारे में स्विच करने के बारे में सोचें, तो वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, ये 2 ही नाम हमारे सामने आते हैं कि जो टेलीकॉम सेक्टर्स में है, और नेक्स्ट है BSNL. तो कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें तो कहीं जगह पर किसी प्लान्स में हमें जियो के प्लान्स अच्छे लगते हैं, और कहीं हम लोगों को वोडाफोन आइडिया के प्लान्स अच्छे लगते हैं, कहीं एयरटेल के. तो कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं कि जो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यूज़ करते हैं, और कुछ ज़्यादातर कंज्यूमर्स ऐसे हैं कि जो जियो इस्तेमाल करता है, राइट. सो इस तरह की अलग अलग जो कॉम्पिटिशन्स हैं, वो ओवरऑल इंडस्ट्री के सेक्टर्स को कंसिडर करके, ओवरऑल सप्लायर्स की नंबर्स को देखकर और ओवरऑल बायर्स की स्ट्रेंथ को देखकर हमें बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, इसे एनालाइज करना होता है, ताकि हम लोग आगे चल के सोच सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट is rivalry among the existing players. Firms in an industry compete on the basis of price, quality,
promotions, service, etc. A firm's attempt to improve its competitive position provokes the retaliatory action from the others. This can affect the profitability of the industry. अब नॉर्मली अगर पर्टिकुलर कंपनीज के लिए अगर आप लोग देखोगे तो ज़्यादातर टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो स्मार्ट टीवीज एंड्रॉयड टीवीज डेवलप कर रहे हैं. एंड्रॉयड टीवीज डेवलप करते वक्त अगर आप लोग देखो तो सैमसंग, सोनी या फिर एलजी, इन सभी कंपनीज के लिए टीवी पे ऐड आती है या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एडवर्टीज होती है. ये एडवर्टीज किसके लिए होती है? जस्ट टू कम्पीट और जस्ट टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स कि उनके पास एंड्रॉयड टीवी है, स्मार्ट टीवी है, राइट. लेकिन आपने कभी सुना है कि सैमसंग, एमआई या फिर हिताची, इनके पास भी एंड्रॉयड टीवी है लेकिन वो इस तरह की कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं? अगर आप देखोगे तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो होती है वो ह्यूज होने की वजह से, ब्रांड नेम अच्छा खासा होने की वजह से, गुडविल अच्छा खासा होने की वजह से जो प्राइसेस है सैमसंग, एलजी और सोनी के लिए वो ह्यूज हाई है. लेकिन सिमिलरली उसी के वाइस वर्सा कुछ दूसरे मार्केट उसी सेम सेगमेंट में अगर हम लोग एमआई की टीवीज देखें तो उनके लिए प्राइसेस जो है वो बहुत कम है. जहाँ 55 इंच का या 40 इंच का स्मार्ट टीवी या एंड्रॉयड टीवी सोनी या सैमसंग कंपनी के 55,000 या 60,000 तक मिलता है, वही हमें उसी सेम फीचर्स के साथ सिर्फ दूसरे ब्रांड का और थोड़ी कम क्वालिटी के रेंज में एमआई का 25 to 30,000 में मिल जाता है. तो अल्टीमेटली जो बायर्स हैं उन बायर्स के लिए क्या कंसेप्ट होगी? तो हमें अगर 20,000 रुपये कम मिलते हैं और थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो वी विल गो फॉर एमआई टीवीज, राइट. चीपर कॉस्ट है इसलिए, राइट. चल भी जाता है. अगर 30,000 का अगर टीवी लिया है और वो 5 साल में ख़राब भी हो गया तो एक मोबाइल की कीमत की तरह है कि जो 2 साल के में ख़राब होता है, राइट. ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरह की डिफरेंट जो राइवलरी फॉर्म्स होती हैं उनके एक्शंस पे कंपनी की रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स होते हैं. राइवलरी टेंड्स टू बी हाई व्हेन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर लार्ज, देन few firms are capable for engaging in competitive battle. Industry growth is sluggish, forcing to the firms to acquire the large market share, and the level of fixed cost are high, forcing to the firms to achieve the higher capacity utilization, and the industry has high exit barriers. जैसे कि मैंने कहा कि सोनी, सैमसंग और एलजी इन सभी ब्रांडेड कंपनी अच्छी खासी कंपनीज की टीवी परचेस करने के लिए जो क्लास है वो अभी भी उसी तरह से मेंटेन्ड है. उनके रेवेन्यूज जितने एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं है लेकिन लॉसेस में नहीं है, राइट. क्यों? बिकॉज द फिक्स कॉस्ट उनकी जो है उससे ज़्यादा है, इसलिए उनको इस तरह की ज़्यादातर प्राइसेस हाइक करके रखनी पड़ती है. हाँ, ये भी बात सही है कि उनमें क्वालिटी टेक्नोलॉजी भी यूज्ड हुई है, राइट. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द सब्स्टिट्यूट्स. थ्रेट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट्स. ऑल फर्म्स in an industry faces the competition from the industries producing the substitute products. Substitute products may limit the profit potential of the industry. The threat of substitute products is high when the price performance trade-off offered by the substitute is attractive, the switching cost for buyer is low, and the substitute provides are produced by industry earning superior profits. So for example, अगर हम लोग कॉफ़ी पाउडर और टी पाउडर ये दोनों एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट्स हैं, राइट. कंपैरेटिवली कॉफ़ी पाउडर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस या रेंजेस हाई है और टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है उनकी प्रोडक्ट की प्राइसेस कम है. साथ ही साथ में जो अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई है, क्वालिटी कॉफ़ी
जो होती है वो क्वालिटी कॉफ़ी मिलने के लिए जो मार्केट में सप्लायर्स है वो कम है, लेकिन उनके लिए सब्स्टिट्यूट जो टी मैन्युफैक्चरिंग है तो टी पाउडर्स के नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये भी हमारे लिए एक तरह का थ्रेट बन सकता है। तो यही 5 डिफरेंट जो पॉइंट्स है, थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्रेंट्स, bargaining power of buyer and supplier, then threat from the substitutes and rivalry among the existing player। ये सभी पॉइंट्स पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल में एक्सप्लेन किए हैं। तो इस तरह की एनालिसिस या ये पर्टिकुलर थ्योरी, पोर्टर थ्योरी जो है, ये कब यूज होगी? जब हमें न्यू और एग्जिस्टिंग कंपनीज जो उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में या उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी होगी तब। से फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए कि रेड लेबल टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन कंपनी के शेयर्स परचेस करो या फिर ब्रुक बॉन्ड जो हमारी कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉफ़ी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके शेयर्स प्राइसेस में इन्वेस्ट करो, तो ऑब्वियसली आप लोग उसके लिए एनालिसिस करोगे कि उनकी इंडस्ट्री में मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, मार्केट शेयर कितना है, साथ ही साथ में प्रोडक्ट के साथ में ऑल राइवरली कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, इनकी ग्रोथ पोटेंशियल कितनी होगी, साथ ही साथ में जो कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर्स की डिमांड कौन से प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा है। ये सभी पॉइंट्स हम लोग पोर्टर की थ्योरी में कवर करते हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरी इज रिलेटेड टू द पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस सिंपल है, it is essential for an organization before beginning its marketing process. It is used to assess the market environment for business. नॉर्मली अगर नई कंपनी होगी या नया प्रोडक्ट डेवलप कर रही होगी तो उनके लिए अलग अलग तरीके की जो बिगिनिंग मार्केटिंग प्रोसेस होती है उसके लिए क्या क्या एनालिसिस उन्होंने करना चाहिए। तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स कंसिडर होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, लीगल एंड एनवायरमेंटल। ये सभी फैक्टर्स हम लोगों ने इससे पहले कहीं ना कहीं सीखे हैं, लेकिन उस एनालिसिस में कौन कौन से पॉइंट डिटेल में कवर कर सकते हैं हम लोग? तो पॉलिटिकल में जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टाइप एंड गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। अगर हम लोग महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के लिए पिछले कुछ सालों में देखें बिफोर कोविड-19 सिचुएशन, तो एक बहुत बड़ा तांडव नृत्य चल रहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी या फिर हमारी शिवसेना की सरकार आएगी, बीजेपी शिवसेना मिलके दोनों की सरकार आएगी, या फिर बीजेपी किसी के साथ में अलायंस बनाएगा या नहीं बनाएगा। फिर अचानक से हम लोगों को पता चला कि एक दिन बीजेपी और राष्ट्रवादी इन दोनों ने अलायंस कर लिया, सुबह सुबह 5 बजे सीएम ने साइन कर लिया, उसके बाद में शपथ विधि भी हो गया। फिर अचानक से बाद में कुछ दिनों बाद मिला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो फॉर्मुलेशन है वो गलत है, तो उसकी वजह से अगेन दूसरा एक ऑप्शन आया और वो महाविकास आघाड़ी के थ्रू आया, जो कि शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी ये सभी एक साथ मिलके उन्होंने सरकार फॉर्म की, राइट। और वो भी आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए कंसिस्टेंटली रही। फिर बाद में पैंडेमिक सिचुएशन आई, उनके लिए डिफिकल्ट हुआ टू मैनेज, कुछ अच्छी खासी नए डिसीजंस भी लिए गए। तो ये सभी अनस्टेबिलिटी जो थी, उन अनस्टेबिलिटी की वजह से स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंट इंडस्ट्रीज को अलग अलग फायदे और नुकसान झेलने पड़े, राइट। तो ऐसे गवर्नमेंट की जो टाइप या स्टेबिलिटी होगी वो इम्पोर्टेंट होती है, राइट। अगर हम लोग ओवरऑल इंडिया के बारे में सोचें तो पिछले 2014 से लेकर आज 2021 तक बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट के बाद आने वाले सेवरल ईयर्स में अगर सिमिलर गवर्नमेंट होगी तो मे बी देयर मे बी अ गुड इंडस्ट्रियल ग्रोथ और मे बी वाइस वर्सा, राइट। सो गवर्नमेंट टाइप एंड स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ में फ्रीडम ऑफ प्रेस, रूल्स ऑफ लॉ, लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन, ये सभी अफेक्टिंग फैक्टर हम लोग पॉलिटिकल एनालिसिस में देखेंगे। रेगुलेशन एंड डीरेगुलेशन ट्रेंड्स। रेगुलेशन एंड डीरेगुलेशन मतलब क्या? इंडस्ट्री के हिसाब से या फिर किसी कंपनी के हिसाब से अगर कुछ रेगुलेटरी पॉलिसीज गवर्नमेंट डिस्क्लोज करती है, इनिशिएट करती है, कुछ डीरेगुलेशन पॉलिसीज इनिशिएट करती है, तो उनका किस तरह से एडवर्स और फेवरेबल इफेक्ट पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे होता है या नहीं होता है। अगर वो हो रहा है तो हमें उसे किस तरह से एनालाइज करना है, उसे किस तरह से उसे
लिक्विडेट करना है, ये हम लोग एनालिसिस में, पॉलिटिकल एनालिसिस में देखते हैं, पर्सनल एनालिसिस में। देन social and employment legislation. Social and employment. Why social and employment? Because employment is the most important factor for a particular industry. कोई भी एक इंडस्ट्री ले लो, उनमें जनरेट होने वाली, उनसे जनरेट होने वाली जो एम्प्लॉयमेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट मेजर फैक्टर होती है। अगर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज अच्छी होगी तो अच्छा खासा प्रोडक्शन, अच्छी खासी रेवेन्यूज हमें इंडस्ट्री की ग्रोथ में दिखने को मिल सकता है, राइट। टैक्स पॉलिसी, ट्रेड्स एंड टैरिफ कंट्रोल्स, ये सभी अफेक्टिंग फैक्टर्स हम लोग पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल पेस्टल एनालिसिस में करते हैं, राइट। व्हाट इज पेस्टल एनालिसिस? तो ये पेस्टल एनालिसिस अगर आप देखोगे तो नॉर्मली PESTLE, ये सब एब्रिविएशन है, फर्स्ट नाम है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, लीगल एंड एनवायरमेंटल। किसी भी इंडस्ट्री के लिए एनालिसिस करते वक्त इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करना है, इसीलिए इसे पेस्टल एनालिसिस कहा जाता है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, लीगल एंड एनवायरमेंट, राइट। सेकेंड पॉइंट जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, इकोनॉमिक में हम लोगों ने इकोनॉमी एनालिसिस में देखा है, प्रीवियस लेक्चर्स में इकोनॉमी एनालिसिस जब हम लोगों ने सीखा था, तो इकोनॉमी एनालिसिस में स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, करंट एंड प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज GDP और GNP ग्रोथ, इनके नंबर्स हम लोगों को एनालाइज करना है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट के जो रेट्स हैं वो भी अफेक्टिंग फैक्टर्स हमारे इंडस्ट्री के लिए होते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस में उसे भी हम लोगों को कंसिडर करना है। अगर ओवरऑल इकोनॉमी पे कुछ असर होता है तो उस इकोनॉमी पे असर होने वाला हमारी कुछ रिसेशन, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होगी कि जिन्हें उनका एडवर्स इफेक्ट दिखेगा, या कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जिनके लिए वही फेवरेबल इफेक्ट हो सकता है, हमें वो भी एनालिसिस करना है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर सप्लाई, इकोनॉमिक एनालिसिस में हम लोगों को कंसिडर करना है। इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो गवर्नमेंट के थ्रू जनरेट करके दी जाती है उसे हम लोगों को वेरीफाई करना है, उसे हम लोगों को एनालिसिस करना है, उसके थ्रू हम लोगों को जितनी अच्छी खासी डीप स्टडी करते आएगी उतनी हम लोगों को करनी है। लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम लोगों को देखना है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, जैसे कि कुछ सालों पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटेल सेक्टर में 100% करनी चाहिए, ऐसा एक गवर्नमेंट सर्कुलर या फिर डिमांड चल रही थी। और अगर FDI 100% आता तो आज हमारे रास्ते में जिस तरह से डीमार्ट और बिग बाजार दिख रहे हैं उसी तरह से हमें वॉलमार्ट भी दिखने को मिलता। रियल सेक्टर में इस तरह की 100% FDI नहीं है अभी तक, वो 49% तक है, और बाकी सारे 51% जो है वो हमारी लोकल के लिए रहेंगी। तो ये जो सभी हमारी 100% FDI या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कौन सी इंडस्ट्री पर ज़्यादा होता, कौन सी इंडस्ट्री पर नहीं होता, ये भी हमें देखना है। देन इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल और अदर चेंज ऑन द इकोनॉमी, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट होगा तो टेक्नोलॉजी के जो यूज़ होगा उसका इकोनॉमी पे क्या असर होता है वो भी हम लोगों को देखना है। चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? सो ओवरऑल इन्फ्लेशन, रिसेशन, साथ ही साथ में कंपटीशन, इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनकी वजह से, या इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, ये सभी हम लोग कंसिडर करते हैं, इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट ऑल्सो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द सोशल एनालिसिस। सोशल एनालिसिस में क्या क्या देखेंगे हम लोग? सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड एज प्रोफाइल। ऐसा क्यों? इंडस्ट्री के लिए से फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री के बारे में सोचें, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में सोचें, तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है और एज प्रोफाइल्स जो है वो कौन से सेगमेंट के हैं कि जो इस तरह की मोबाइल इंडस्ट्री के लिए अट्रैक्ट होते हैं? सो इट इज़ नियरली 15 से लेकर 45 की एज ग्रुप जो है ये मेजर अट्रैक्टेड ग्रुप है कि जो हमारी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या इंडस्ट्रीज के लिए
ज़्यादा बायर्स उन रेंज में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी एंड एटीट्यूड्स टू दिस, जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन की हेल्थ है, एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटीज़ जो है, ये हम लोगों को चेक करनी है, एनालिसिस करनी है। अगर ज़्यादातर अगर हम लोग देखें तो से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में सोचें और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होती हैं, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए जो एफएमसीजी सेक्टर्स में आते हैं, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उन कॉस्मेटिक्स के लिए ज़्यादातर डिमांड कौन से एज ग्रुप से या कौन से सोशल बैकग्राउंड से मिलती है? तो जो हमारी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड या मिड एजुकेटेड लेवल की जो पॉपुलेशन है वो, साथ ही साथ में एज ग्रुप फ्रॉम 18 टू 40 और 45। इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का अच्छा खासा बेनिफिट होता है। ये एटीट्यूड सिर्फ इसी एज ग्रुप में मिलेगा, इससे ज़्यादा जो एज ग्रुप है उनमें इस तरह के कोई नहीं है। वो ज़्यादातर नॉन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए कंसिडर करते हैं। तो ये सभी सोशल एनालिसिस हम लोग कंसिडर करेंगे। पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स, जॉब मार्केट फ्रीडम्स एंड एटीट्यूड्स टू वर्क, ये भी हम लोग कंसिडर करेंगे। सोशल एनालिसिस इंडस्ट्री के लिए करते वक्त प्रेस एटीट्यूड्स, पब्लिक ओपिनियन, सोशल एटीट्यूड्स एंड सोशल टबूज, ये सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर करेंगे। से फॉर एग्जांपल पब्लिक ओपिनियन, मार्केट में चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत सारी है, कैडबरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत सारी है, लेकिन जो डिफरेंट त्योहारों पे कैडबरी डेयरी मिल्क, कैडबरी कंपनी जो है वो डेयरी मिल्क सिल्क या कैडबरी प्रोडक्ट्स जो है उसका गिफ्ट हम लोग कर सकते हैं। इस तरह का एक एड कैंपेन उन्होंने चलाया है। तो जो पब्लिक का ओपिनियन है वो ज़्यादातर इस तरह के चॉकलेट्स देने पे अवेलेबल है। तो हम लोग चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इस पर्टिकुलर त्योहारों के लिए, इन पर्टिकुलर त्योहारों के जो पीरियड होता है इंडिया में, तो इस पीरियड में उनका सेल्स ज़्यादा होता है। तो हम लोग इस तरह के कुछ अच्छी खासी एटीट्यूड्स भी सोशल एनालिसिस में देख सकते हैं, राइट। कुछ ऐसे भी हैं कि जो अलग अलग डिफरेंट सुपरस्टिशंस की वजह से हो या टाबूज की वजह से हो, हम लोग ज़्यादातर कुछ प्रोडक्ट्स नहीं परचेस करते या कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा डिमांड होती है, वो भी यहाँ पर कंसिडर की जाती है। तो उसे भी एनालाइज करना। अब इस तरह के एनालिसिस करते हो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए हम लोगों को किस कंपनी को चूज़ करना है या किस इंडस्ट्री को चूज़ करना है, ऐसे सिलेक्ट करने के लिए ये सभी एनालिसिस एक साथ करने हैं क्या? कस्टल एनालिसिस, साथ ही साथ ऊपर मिशन पोर्ट तक की जो 5 फोर्सेस थ्योरीज है वो, ये सभी एक साथ करने हैं क्या? नहीं, हम लोग किसी एक से भी कर सकते हैं, किसी एक या दो से कंपैरिजन करने के लिए और जस्ट कंफर्म करने के लिए इस तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। हर इंडस्ट्री के लिए इस तरह से एनालिसिस करना टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। देन सोशियो कल्चरल चेंजेस, हेल्थ कॉन्शियसनेस, ये सभी पॉइंट्स हम लोग सोशल एनालिसिस में कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी एंड लीगल। टेक्नोलॉजी और लीगल हम लोगों के जो पॉइंट्स है वो पढ़कर भी हम लोगों को समझ में आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, impact of internet, reduction in communication cost and increased remote working, research and development, that is R&D activities, impact of technology transfer, degree of automation and rate of technological change, इन सभी से रिलेटेड हम लोग एनालिसिस करेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में अगर सोचना है और साथ ही साथ में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में हमें सोचना है और हम लोग दोनों इंडस्ट्रीज के लिए टेक्नोलॉजिकल कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में होने वाली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और साथ ही साथ में जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन है, जो हमारी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, उन कंज्यूमर्स का परसेप्शन जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अलग है
और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है वो अलग है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दोनों इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल एंड ऑटोमोबाइल, इन दोनों इंडस्ट्रीज में अलग अलग लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है। अगर हम लोग ज़्यादातर सोचें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से होने वाला फ़ायदा और उससे मिलने वाली ग्रोथ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जो है वो ज़्यादा मिल सकती है कंपैरेटिवली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है उनके लिए जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो कॉस्ट ह्यूज कॉस्ट होती है, और जिनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करने पड़ता है वो भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो बेसिक हमारी प्राइम कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग पे असर पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हमारी जो हमारी ओवरऑल टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की उस पर असर होता है। और इन्हीं के साथ अगर हम लोग ग्रोथ पोटेंशियल्स के बारे में सोचें तो प्रीवियस कुछ ईयर्स को अगर हम लोग कंपेयर करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ और ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ, इन दोनों को हम लोग टेक्नोलॉजिकल लेवल पे कंसीडर करें तो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ या टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स का ज़्यादा फ़ायदा ये हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को हुआ है, ना कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को। तो इस तरह की कंपैरेटिव एनालिसिस भी हम लोग यहाँ टेक्नोलॉजी एनालिसिस में देखेंगे। लीगल सेक्टर, सो लीगल जो गवर्निंग लॉज होंगे उन लॉज के लिए हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स पे एनालिसिस करेंगे। एंटी ट्रस्ट लॉज, देन कंज्यूमर्स लॉज, डिस्क्रिमिनेशन लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, इसके अलावा और ज़्यादा तो उनका क्या असर होता है, उनके लिए किस तरह से प्रोविज़न की गई है, उस प्रोविज़न के लिए इंडस्ट्री जो है तो इंडस्ट्री परफॉर्म किस तरह से करती है। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अगेन ऑटोमोबाइल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में सोचें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए एंटी ट्रस्ट लॉज, कंज्यूमर लॉ, ये दोनों, और हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, ये तीनों लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। कि अगर किसी कंपनी से इस तरह की कुछ एक्ट वहाँ पे होती है कि जो कि हार्मफुल है और जो इस पर्टिकुलर लॉ की जुरिस्डिक्शंस में आती है और उनके अगेंस्ट में केस फाइल होती है तो ज़्यादा नुकसान इन पर्टिकुलर कंपनीज को हो सकता है। सो ऐसे नुकसान ना हो इसलिए कंपनी ज़्यादातर अच्छी खासी प्रिवेंटिव मेजर्स लेती हैं, अच्छी खासी वहाँ पे सॉरी उनकी प्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी होती है, राइट, कि हम लोग इस तरह की लॉ डिफरेंट लॉज के दायरे में आके काम करें। वही अगर हम लोग सेम ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए देखें तो हेल्थ एंड सेफ्टी, कंज्यूमर लॉ और एंटी ट्रस्ट लॉज, ये तीनों भी थोड़े से लिमिटेड है, उनके लिए ज़्यादा हाई मतलब से फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं है, राइट। पनिशमेंट्स है लेकिन ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स नहीं है। ऐसा क्यों? अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है और उस इंडस्ट्री के लिए कोई एक कंपनी है और उन कंपनी की टैबलेट्स लेकर या फिर जो मेडिसिन है वो परचेस करके या कंज्यूम करके अगर किसी को दिक्कत होती है या फिर अगर किसी को कुछ हार्मफुल स्टेट में वो जाते हैं तो उनके लिए अगर कोई कंज्यूमर लॉ के अंडर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कंप्लेंट फाइल करता है तो ज़्यादातर नुकसान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को भुगतना पड़ सकता है कंपैरेटिवली ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल, बेसिक सिंपल, इन्वायरमेंटल के लिए वेदर, नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंजेस, देन इन्वायरमेंटल टैक्सेस, डिमांड फॉर ग्रीन प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इस तरह की अलग अलग एनालिसिस हम लोगों को इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए करनी होती है। इन केस ऑफ पेस्टल एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस क्या है? ये सभी हमारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, देन लीगल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है। एवरीवन, आई होप कि पोर्टर और पेस्टल एनालिसिस ये दोनों आपको क्लियर हो। नेक्स्ट है जो कि हमारा है SCP एनालिसिस। यस सर। नेक्स्ट है जो हमारा है SCP एनालिसिस। SCP एनालिसिस सिंपल है, स्ट्रक्चर, कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस पैराडिज्म, ये हमारी एनालिसिस का पार्ट होता है, राइट। इज यूज्ड टू ट्रेस द कॉज ऑफ इंडस्ट्री परफॉर्मेंस. It is based on the model of cause and effect.
Industry financial performance is caused by the competitive conduct of players in the industry. This conduct is in turn caused by the industry structure. ऐसे कौन कौन से होते हैं, तो कुछ हम लोग यहाँ पर देखते हैं. Structure, conduct and performance paradigm is used as an analytical framework to make relations amongst the market structure, market conduct and market performance. It was developed in 1959 by Joe S. Brain Jr., who described it in his book Industrial Organization. The SCP is considered a pillar of industrial organization theory. इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी जो ब्रेन जूनियर की बुक है उसमें दी हुई है. एंड इट हैज़ बीन सिंस इट्स कंसेप्शन a starting point when analyzing the market and industries, not only in economic but also in the fields of business management and controlling. Elements of that paradigm is structure, conduct and performance. What is structure और इनका cause and effect किस तरह से होगा? Structure are those set of variables that are relatively stable over the time and affect the behavior of seller and buyer. Seller or buyer or vice versa. The way in which markets fail to follow perfect competition conditions depends basically in the degree of supply concentration, demand concentration, product differentiation and market entrance barriers. जहाँ हम लोगों ने सीखा था कि अगर परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट होगा या परफेक्ट कंपटीशन होगा तो उस केस में सप्लाई के लिए, डिमांड के लिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए और साथ ही मार्केट एंट्रेंस के लिए, बैरियर्स के लिए, इन सभी के लिए हमारे स्ट्रक्चर जिम्मेदार होता है. तो मार्केट के जो स्ट्रक्चर होंगे उसके बेसिस पे हमारी इफेक्ट्स क्या क्या होंगे वो हम लोग देखेंगे. इट ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट्स विल ऑलवेज बी डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड द टेक्नोलॉजी अवेलेबल. अगर हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में सोचें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री ये हमारे लिए फिलहाल के लिए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव कंडीशंस में है कि डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो अलग अलग लेवल पे अपनी सर्विस प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन मेजर मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट शेयर एक पर्टिकुलर कंपनी के पास है. लेकिन फिर भी कंपटीशन स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इस तरह की मार्केट स्ट्रक्चर जो होती है वो डिपेंड करती है कि हमारे प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन किस तरह से हो. Second thing is on the basis of structure, the conduct, the way in which the buyer and seller behave both amongst themselves and amongst each other. Firms choose their own strategic behavior, investment in research, in development advertising level and collisions. मतलब जो हमारी ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर्स होंगे उनके बेसिस पे बायर और सेलर एक दूसरे के लिए किस तरह से बिहेवियर है. से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पैंडेमिक सिचुएशन में मिलने वाली वैक्सीन जो है वो वैक्सीन जो प्रोवाइडिंग कंपनीज है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है. अगर इन तरह की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए वैक्सीन की डिमांड जनरेट की गई, राइट, या वो नेसेसिटी थी, अब वैक्सीन लेना ये कंपलसरी है. अगर आप लोग प्राइवेट कंपनीज में देखो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में देखो या कई अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट की लेवल, आपको कुछ सर्टेन एक्ट करने के लिए आपको वैक्सीन का एटलीस्ट फर्स्ट डोज तो भी लेना ज़रूरी है, राइट. तो ये कंपल्शन गवर्नमेंट के थ्रू आया. से फॉर एग्जांपल मुंबई में लोकल में ट्रैवल करने के लिए जिनके 2 डोज कंप्लीट हो चुके हैं उनको ट्रैवल करना पॉसिबल है, राइट. सो यू मस्ट हैव टू बी वैक्सीनेटेड. अब वैक्सीनेशन करना है तो वैक्सीनेशन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैक्सीन कंपनी या वैक्सीन के लिए रजिस्टर करना होगा, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट एप्लीकेशन थ्रू हम लोग कर सकते हैं. रजिस्टर करने के बाद आपको उस वैक्सीन को लेना है तो कभी कभी हम लोग अगर प्राइवेट सेक्टर में गए तो परचेस करके लेना है, गवर्नमेंट के लिए गए तो वो हम लोग को फ्री में अवेलेबल है. उनमें भी हम लोगों को कौन सी कंपनी की या कौन सी वैक्सीन लेनी है, कोविशील्ड लेनी है, कोवैक्सीन लेनी है या फिर कोई अब्रॉड जो स्पुतनिक जैसी अवेलेबल वैक्सीन है वो लेनी है. इस तरह से अलग अलग जो पैरामीटर्स है. तो अगर
बायर और सेलर इन दोनों को पता है कि बायर को पता है कि हमें वैक्सीन लेनी है और सेलर को पता है कि हमें सेल करना ही है, तो उनके लिए डिमांड जनरेट करना, साथ ही साथ में उनके लिए स्ट्रैटेजिक बिहेवियर डेवलप करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों की जो है वो कंडक्ट पे डिपेंड करती है। देन परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होगा स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जिस तरह से कंडक्ट हम लोगों ने किया है, जिस तरह से स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिया है, उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ फर्म अलोंग द इंडस्ट्री इन एफिशिएंसी टर्म्स। कम जो हमारे रिजल्ट्स होंगे एक इंडिविजुअल फर्म के लिए या फिर इंडिविजुअल कंपनी के लिए, वो हमारे इफिशिएंसी टर्म्स जो होती है या डिफरेंट रेशियोज जो होते हैं उसे कंसिडर करके कंपैरेटिव परफॉर्मेंस एनालिसिस हम लोग करेंगे। द वेरिएबल्स कंसिडर्ड एट दिस लेवल सच एज प्राइस, क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, रिसोर्स अलोकेशन, प्रोडक्शन एफिशिएंसी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जैसे कि हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस इनसे पहले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा था, तो कंपैरेटिव एनालिसिस में से हम लोग डिफरेंट दो पीरियड के लिए कंपैरिजन करते थे, उसी तरह इंडस्ट्रियल रिकॉर्ड्स, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस को हम लोग इंडिविजुअल फर्म के साथ कंपेयर करते हैं, या इंडिविजुअल फर्म के रिकॉर्ड्स हम लोग इंडस्ट्रियल रिकॉर्ड्स के साथ में कंपेयर करेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे वेदर द कंपनी, वेदर द इंडिविजुअल सिंगल फर्म इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द इंडस्ट्री और नॉट, राइट। जीवीके एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री अच्छी खासी परफॉर्म आज के लेवल में कर रही है, लेकिन जीवी के इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री होने के बावजूद भी आज लॉसेस में है। क्यों? तो उनके जो डिफरेंट स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो है वो कुछ सालों पहले गलत हुए थे, जिनकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा था। तो अगर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना होगा जीवी की कंपनी को, तो जीवी की कंपनी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क नहीं सेट कर पा रही, तो स्टैंडर्ड्स की वजह से, लेकिन पोटेंशियल ग्रोथ भी ना होने की वजह से उस पर्टिकुलर कंपनी में या उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ये हमें परफॉर्मेंस एनालिसिस के कंपैरिजन से पता चलेगा। तो एससीपी एनालिसिस, जिसमें स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर में आने वाले बायर्स के इंटेंशन और साथ ही साथ में उनके एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उसके बेसिस पे पॉलिसी फ्रेमिंग कंडक्ट में आती है, और उनके जिस तरह से पॉलिसी फ्रेम होती है उनकी जो रिजल्ट्स होता है उन रिजल्ट्स को हम लोग इंडस्ट्री के साथ में, ओवरऑल इंडस्ट्री के साथ में एक इंडिविजुअल फर्म को कंपेयर करता है और उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोग लेंगे। ये था हमारा एससीपी एनालिसिस, स्ट्रक्चर, कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस पैराडिग्म, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी अगली एनालिसिस या अगली थेरी इंडस्ट्री एनालिसिस में होती है, ये चारों बेसिक 4 थेरीज जो है ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन लेवल पे याद रखनी है, राइट। इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक स्मॉल क्वेश्चंस हमें पूछे भी जा सकते हैं। बिग एनालिसिस, बीसीजी एनालिसिस। व्हाट इज बीसीजी मैट्रिक्स? एक डायग्राम यहाँ पर बीसीजी एनालिसिस में दी हुई है, वो हम लोग नीचे देखेंगे। BCG matrix is a four-chord 2x2 matrix developed by the BCG USA. What is BCG? Boston Consulting Group Matrix. BCG matrix क्या है? तो हमारा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स है, जिन्होंने क्या कहा था कि ये एक पर्टिकुलर एनालिसिस जो हमारा 2x2 एनालिसिस है वो हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस है, बिजनेस पोटेंशियल एंड द इवैल्यूएशन ऑफ द एनवायरनमेंट, इन दोनों का, राइट। किसका कंपैरिजन करना है? सो बिजनेस के पोटेंशियल्स और इवैल्यूएशन ऑफ द एनवायरनमेंट, इन दोनों को कंपैरिजन करना है, राइट। इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जामिन द डिफरेंट बिजनेसेस इन इट्स पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटेड मार्केट शेयर एंड इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स। व्हाट इज रिलेटेड मार्केट शेयर एंड व्हाट इज इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, हम लोग आगे देखेंगे। It is a two-dimensional analysis on the management of SBU. SBU क्या है? Strategic Business Units, right? Strategic Management एक सब्जेक्ट है, उसमें Strategic Business Units ये कॉन्सेप्ट है। तो Strategic Business Units मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी की जो अलग अलग बिजनेस यूनिट्स होते हैं उसे हम लोग SBU कहते हैं, right? A
According to this matrix, business could be classified as high or low according to their industry growth rate and relative market share. What is relative market share? It is SBU sales, strategic business units sales in this year leading the competitor sales this year. कंपिटिटर का सेल जो था उसके बेसिस में एसबीयू का सेल कितना होगा, वो मतलब रिलेटिव मार्केट शेयर. मार्केट शेयर ओवरऑल 100 में से अगर 70% मार्केट शेयर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स का होगा तो हमारा स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का रिलेटिव मार्केट शेयर कहा जाएगा. 30% कंपिटिटर्स का है. देन MGR, that is market growth rate. What is market growth rate? So it is the industrial sales this year minus industry sales last year. जो हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस में सीखा, तो ट्रेंड एनालिसिस में और साथ ही साथ में कंपैरेटिव एनालिसिस में एब्सोल्यूट इंक्रीज और एब्सोल्यूट डिक्रीज के साथ हम लोग एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज भी फाइंड आउट करते थे. वो चेंज परसेंटेज मतलब सेल्स के लिए ये हमारे ग्रोथ रेट कंसिडर होते हैं. से फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी की किसी इंडस्ट्री के सेल्स अगर ड्यूरिंग द ईयर जो हमारे करंट ईयर का था वो 2 लाख रुपीज़ है और प्रीवियस ईयर का जो है वो 1 लाख रुपीज़ था, तो 2 लाख और 1 लाख इन दोनों का डिफरेंस 1 लाख, तो 100% ग्रोथ रेट है. तो आगे भी चल के 100% ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है या उससे थोड़ा कम या ज़्यादा होगा. द एनालिसिस रिक्वायर्स दैट बोथ मेजर्स be calculated for each SBU. The analysis requires that both measures be calculated for each SBU. The dimension of business strength, relative market share, will measure the comparative advantage indicated by the market dominance. The key theory underlying this is existence of an experience curve and that market share is achieved due to the overall cost leadership. सो ओवरऑल मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट इन दोनों के बेसिस पे अगर किसी इंडस्ट्री का मार्केट ग्रोथ रेट अच्छा खासा हो और किसी कंपनी का इंडिविजुअल कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा खासा हो तो इन दोनों से मिलने वाली जो ज़्यादा बेनिफिट होगी उस पर्टिकुलर फर्म के लिए होगी. तो ये हमारे लिए पोर्टफोलियो इंडस्ट्री में आने वाले डिफरेंट फर्म्स की एनालिसिस के लिए कंसिडर होता है. BCG matrix has 4 cells with the horizontal axis representing the relative market share. अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर. BCG matrix has 4 cells 1, 2, 3, 4 with the horizontal axis representing the relative market share and a vertical axis denoting the market growth rate. जो हमारी रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट ये दोनों डिनोट करते हैं, राइट. दोनों भी हाई और लो इस तरह की 4 पैरामीटर्स में कंसिडर होता है. एक मार्केट MGR के लिए हाई लो एंड RMS के लिए हाई लो. व्हाट इज MGR? मार्केट ग्रोथ रेट एंड RMS रिलेटिव मार्केट शेयर, जिससे कैश जनरेशन होता है और दूसरा कैश यूसेज होता है. नेक्स्ट, while if all SBU are located in different industries, then the midpoint is set to as a growth rate for the economy. So इस पर्टिकुलर जो इमेज है इसमें आप लोग देख सकते हो कि 4 अलग अलग पॉइंट यहाँ पर दिए हैं. स्टार्स, कैश काउ, डॉग्स एंड क्वेश्चन मार्क्स. ये चारों पॉइंट हम लोग आगे चल के देखने ही वाले हैं. मार्केट ग्रोथ रेट अगर हाई होगा और साथ ही साथ में रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई होगा तो हाई इंटू हाई स्टार सिचुएशन हमारी इंडस्ट्री के लिए या हमारी कंपनी के लिए मिलेगी. वही अगर मार्केट ग्रोथ रेट हाई होगा लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर लो होगा तो क्वेश्चन मार्क सिचुएशन होगी. रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट दोनों लो होंगे तो डॉग सिचुएशन, और अगर मार्केट ग्रोथ रेट लो है और रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है तो कैश काउस कंडीशन होगी. और यही सारी कंडीशंस हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज स्टार्स, व्हाट इज क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज कैश काउ एंड व्हाट इज डॉग्स, राइट. रिसोर्सेस आर लोकेटेड to the business units according to their situation on the grid.
The four cells of this matrix have been called as the stars, cash cow, question marks, and dogs. Each of these cells represents a particular type of business. किस तरह का business होगा? तो stars के लिए हम लोग आता है. Stars represents the units having the large market share in the fast growing industry. They may generate a cash, but because of the fast growing market, stars require a huge investment to maintain their lead. Net cash flow is usually modest. Net cash flow is usually modest, and a SBU is located in this cell are attractive as they are located in the robust industry, and these business units are highly competitive in the industry. If successful, a star will become a cash cow when the industry matures. Normally, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने इंडस्ट्री लाइफ साइकिल देखा है, और इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में जो इनिशिएशन, देन ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइनिंग, ये 4 स्टेजेस थे. तो इनिशिएशन स्टेज मतलब ग्रोथ स्टेज होती है. तो इनिशिएशन स्टेज सॉरी इनिशियलाइजेशन स्टेज और उसके बाद आने वाली जो पब्लिक पार्टिसिपेशन जो हमारी ग्रोथ स्टेज होती है. अगर इंडस्ट्री ग्रोइंग स्टेज पे होगी और ग्रोथ रेट अच्छा खासा हो तो उसमें आगे चल के भी ग्रोथ दिख सकती है. इसके लिए डेवलपमेंट ज़्यादातर होगी उस पर्टिकुलर सेक्टर्स में, राइट. तो डेवलपमेंट होने के लिए अगर प्रीवियस कुछ सालों में अगर आप लोग देखोगे तो लेट 1970s के डिकेड में अगर आप देखोगे तो थिएटर कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुई थी. तो थिएटर में जाके मूवी 70 mm पे देख सकते थे. एक सिंगल स्क्रीन थिएटर पहले चलता था. कुछ सालों बाद डुप्लेक्स आए जहाँ पर एक पर्टिकुलर ओनर 2 अलग अलग स्क्रीन पे 2 डिफरेंट मूवीज डिफरेंट टाइम पे या सिमिलर टाइम पे चला सकता था. फिर मल्टीप्लेक्सेस आए. मल्टीप्लेक्सेस की वजह से थिएटर इंडस्ट्री अच्छी खासी ग्रोथ स्टेज पे थी और डिफरेंट एडलैब्स, पीवीआर, इस तरह की अलग अलग जो कंपनीज थी उन्होंने मल्टीप्लेक्सेस शुरू किए. पैंडेमिक सिचुएशन में इस तरह की मल्टीप्लेक्सेस पे अचानक से बैन आने की वजह से अचानक ज़्यादातर जो ग्रोथ मिलने वाली थी या और कुछ इवोल्यूशन होने वाला था उससे पहले उन्होंने 3D, 4DX, 10DX इस तरह के थिएटर्स लॉन्च किए. तो इस तरह की ग्रोथ टेक्नोलॉजी के थ्रू तो मिली. कुछ इंडस्ट्रीज में आने वाली जो कंपनीज थी जैसे कि एडलैब्स, पीवीआर, इस तरह की जो कंपनीज थी, सिनेमैक्स, इन तरह की जो कंपनीज थी तो इन्होंने अच्छा खासा सर्वाइव किया. कुछ कंपनीज ऐसी थी कि जिन्होंने इस तरह की सर्वाइव हुई ही नहीं. तो जो ग्रोथ स्टेज थी मार्केट के लिए, तो मार्केट स्टेज में इस तरह की सभी कंपनी ये स्टार सेगमेंट में आती थी. जब एक बार स्टैग्फ्लेशन आ गया तो स्टैग्फ्लेशन आने के बाद यही सारी कंपनीज एडलैब्स, पीवीआर, सिनेमैक्स, इन तरह की कंपनीज जो थी वो हमारी कैश काउज में कन्वर्ट हुई. अब कैश काउज कन्वर्ट होना मतलब क्या कि जहाँ पे रिलेटिव मार्केट शेयर, जो हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर होगा वो ज़्यादा होगा. रिलेटिव मार्केट शेयर जो होगा वो ज़्यादा होगा. और ये ज़्यादा हम लोग कौन सी कंपनीज के लिए देखते हैं? तो यही सारी 3 कंपनीज के लिए हम लोग देख सकते हैं, एडलैब्स, पीवीआर, सिनेमैक्स, इनके लिए, राइट. जब ग्रोथ रेट कम था तो ग्रोथ रेट कम था और इनके प्राइसेस ज़्यादा थे, प्रोडक्ट्स के जो टिकट प्राइसेस थी वो ज़्यादा थी. तो इन सर्विसेज के लिए वो ज़्यादातर ओवरहेड्स होने के बावजूद भी अच्छी खासी अमाउंट रेवेन्यू के थ्रू जनरेट कर सकते थे और प्रॉफिट कमा सकते थे. सो इनको हम लोग कैश काउ कहते हैं. कब? जब ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री कम होगी और मार्केट शेयर ज़्यादा होगा. Cash cows represents the business units having the large market share in a mature, slow growing industry. Cash cows require a little investment and generate a cash that can be utilized for investment in other business units. These SBUs are the corporation keys source of cash and are especially the core business. They are the base of the organization, and these businesses usually follow the stability strategies. When cash cows lose their appeal and move towards the deterioration, then a retrenchment policy may be pursued. रिट्रेंचमेंट मतलब
एक एक करके हम लोगों को एम्प्लॉयज़ कम करना है या एक एक करके हमारे बिजनेसेस कम करना है, इस तरह के, राइट। जब रिलेटिव मार्केट शेयर कम होगा और ग्रोथ इंडस्ट्री ज़्यादा होगी तो क्वेश्चन मार्क्स आएंगे, हम लोगों ने ऊपर देखा था। और क्वेश्चन मार्क क्या डिनोट करते हैं? इट रिप्रेजेंट्स द बिजनेस यूनिट्स having the low relative market share and located in a high growth industry. They require a huge amount of cash to maintain or gain a market share. They require attention to determine in the venture can be viable. Question marks are generally new goods and services which have a good commercial perspective. If the firm thinks it has a dominant market share, then it can adopt an expansion strategy, else the retrenchment strategy. Most businesses start as a question marks as the company tries to enter the high growth market in which there is already a market under a hand. If ignored, the question marks may become the dogs, and while if a huge investment is made, then they have a potential to become a stars. एग्जाम्पल के तौर पे टेलीकॉम इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने वाली जियो कंपनी, टेलीकॉम इंडस्ट्री में मार्केट शेयर वोडाफोन आइडिया इन दोनों अलग अलग कंपनीज का सबसे ज़्यादा था एयरटेल के साथ। वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, टाटा, रिलायंस, इन तरह की अलग अलग कंपनीज थी जिनमें टेलीकॉम इंडस्ट्री में अलग अलग अच्छा खासा ग्रोथ रेट दिख रहा था। रिलेटिव मार्केट शेयर जो थे इन सभी कंपनीज के ज़्यादा थे। जब जियो कंपनी ने मार्केट में एंटर करना चाहा तो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने क्या किया, पोटेंशियल देखा कि हम लोग मार्केट शेयर ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं। तो मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए उन्होंने स्ट्रैटेजी ली कि हम लोग फ्री में सिम कार्ड्स बेचेंगे। फ्री में सिम कार्ड देने के बाद हम लोग चार्ज करेंगे पर्टिकुलर कंपनी से रेवेन्यू करना। सो इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो कैश अवेलेबल थी उसे हम लोगों ने उन्होंने इन्वेस्ट किया जियो इंडस्ट्री में, मार्केट शेयर कैप्चर किया। और मार्केट शेयर कैप्चर जैसे ही हुआ उसके बाद ग्रोइंग इंडस्ट्री में उनका ओवरऑल मार्केट शेयर भी हाई था और ग्रोथ रेट भी हाई है, इसलिए वो इजीली स्टार्स में कन्वर्ट हुए। स्टार्स में कन्वर्ट होने के बाद अगर आप लोग देख सकोगे तो टेलीकॉम सेक्टर में आने वाली 5G नेटवर्क, जो आने वाली ग्रोथ हम लोगों को देखने मिली, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल हो गई या इन्वेस्टमेंट जो कर सकती है वो एक जियो कंपनी है कि जो इस तरह की 5G इनेबल्ड सर्विसेज हमें सर्विसेज उनकी यूजर्स को प्रोवाइड करके दे सकते हैं अच्छी खासी लेवल पे, राइट। सो इस तरह की जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो क्वेश्चन मार्क्स स्टार्स में कन्वर्ट होंगे, देन कैश काउज में कन्वर्ट होंगे। अगर रिट्रेंचमेंट पॉलिसी आई तो उसे हम लोग डॉग्स कहते हैं, जो कि फोर्थ पॉइंट है। डॉग्स रिप्रेजेंट्स द बिजनेस हैविंग द वीक मार्केट शेयर इन अ लो ग्रोथ मार्केट्स। They neither generate the cash nor require the huge amount of cash. Due to the low market share, these business units face the cost disadvantages. Generally, retrenchment strategies are adopted because these firms can gain the market share only at the expenses of the competitors' rival firm. These business firms have weak market share because of high cost, poor quality, ineffective marketing. Unless a dog has some other strategies aim, it should be liquidated if there is a fewer prospectus for it to gain the market share. Number of dogs should be avoided and minimized in an organization. अगर आप देखोगे तो वोडाफोन और आइडिया, ये इन दोनों कंपनीज का जो मर्जर हुआ, अगर ये मर्जर ना होता तो शायद ये दोनों कंपनीज आज बंद हुई होती। इन दोनों कंपनीज ने क्या सोचा कि हम लोगों को कंपनी बंद करने से अच्छा हम दोनों कंपनीज एक होके हमारी मार्केट शेयर को मेंटेन रखें, तो उन्होंने मर्जर किया और मार्केट शेयर को मेंटेन रखा, राइट। देन लिमिटेशंस ऑफ बेग एनालिसिस, BCG एनालिसिस, BCG मैट्रिक्स। BCG matrix classifies business as a low and high, but generally businesses can be a medium also. Thus, the true nature of business may not be reflected. Market is not clearly defined in this model. Exactly. मार्केट मतलब कौन सा, क्या वो परफेक्ट मार्केट है?
परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है, परफेक्टली इनलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मार्केट है, ये कोई भी मार्केट की डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। हाई मार्केट शेयर डज नॉट ऑलवेज लीड्स टू द हाई प्रॉफिट्स, देर आर हाई कॉस्ट ऑल्सो इन्वॉल्व विद द हाई मार्केट शेयर, ऐसा हो सकता है। देन growth rate and relative market share are not the only indicators of the profitability. This model ignores the overlooks other indicators of the profitability. Profitability के लिए other indicators कौन कौन से हो सकते हैं? तो प्राइस, डिमांड, सप्लाई, इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज, देन बायर्स कंडीशन, बायर्स परसेप्शंस, देन बायर्स के लिए इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स जो होंगे, ये सभी कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर बीसीजी मैट्रिक्स में इनको कंसिडर नहीं किया गया है। At times, the dog may help other businesses in gaining the competitive advantage. They can earn even more than the cash cows sometimes. ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मार्केट शेयर कम था, लेकिन मार्केट शेयर कम होने की वजह से भी अगर ज़्यादातर उनके लिए अगर लो ग्रोथ इंडस्ट्रीज में भी कंपैरिजन करते हैं तो हो सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैन इरिगेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये एक ऐसी कंपनी है कि जिनके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करता है। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, सुप्रीम है, फिनलेक्स है, इससे अलग अलग कंपनीज जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डेवलप करता है। लेकिन लो मार्केट शेयर होने की बावजूद भी जैन इरिगेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड अच्छी खासी परफॉर्म कर रही है, बिकॉज ऑफ जिस एरिया में उन्होंने सिचुएशन था या जिस एरिया के लिए उनकी मार्केट के लिए सप्लाईज प्रोवाइड करता है वो ज़्यादा है। ओवरऑल प्रोडक्शन के बारे में देखें, ओवरऑल मार्केट शेयर के बारे में देखें तो उनका मार्केट शेयर कम है, लेकिन ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है कंपैरेटिवली, राइट। दिस फोर सेल अप्रोच इज कंसिडर्ड एज टू बी द सो सिंपलिस्टिक, एकदम सिंपल अप्रोच है, ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं होता है, इसलिए ये भी एक उनके लिए लिमिटेशन होता है। सो गिवन आज के लिए हम लोगों ने अभी इस लेक्चर में जो सीखा है, तो थ्योरीज फॉर एनालिसिस फॉर इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, थ्योरीज फॉर एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, उनमें से आने वाले पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल फॉर